फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जो कि है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। इसका चैप्टर जो है वो महाभारत से शुरू हुआ है। उसमें इस चैप्टर में हम लोग वर्ण, जो पहले वर्ण एग्जिस्ट करते थे, इनफैक्ट अभी भी उनके बारे में पढ़ेंगे। उस समय की सोशल लाइफ कैसे होती थी लोगों की, बेसिकली लड़कियों औरतों की कितनी, मतलब कि वो रहता था, हक रहता था प्रॉपर्टी पे। फिर जेंडर बेस्ड प्रॉपर्टी पर जेंडर की वर्ण और शूद्र वैश्य जैसे होते हैं बटा था, उन लोगों का कितना एसेस था प्रॉपर्टी पे। फिर पैट्रिलिनी सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो टाइमलाइन जो है इस चैप्टर का, चलते हुए जैसे पहले का था, इसके पहले जो वाले चैप्टर का वही है सेम, अप्रॉक्स 600 BCE टू 600 CE। 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा तक है ये टाइमलाइन। फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारता। क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारता क्या है, मतलब कि ये महाभारत बुक द डायनामिक एपिक जो है हम लोग की लोगों का, वो जो है फॉर्म जो बना कैसे, तो इसमें है 1919 की बात है। एक इंडियन संस्कृति थे, बहुत ही विद्वान, जो बहुत जानते थे संस्कृत, बहुत ज़्यादा वो जानते थे, VS सुथंकर। और उनकी टीम जो थी, ढेर सारे डजन ऑफ स्कॉलर्स भरे हुए थे उसमें, मतलब कि ढेर सारे स्कॉलर्स थे। उन्होंने एक टास्क शुरू किया कि यार हम लोग चलो बनाते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। मतलब कि महाभारत तो एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम, महाभारत तो ऐसा नहीं था, लेकिन एक क्रिटिकल एडिशन बनाना था, एक संपूर्ण एडिशन जिसमें हर चीज़ दिया हो। अब देखिए, इसके आगे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग इसमें ये जान लें कि VS सुथंकर ने एक जिम्मा उठाया, बेड़ा उठाया कि हम लोग महाभारत का एक एडिशन बनाएंगे, क्रिटिकल एडिशन। उनके टीम थी स्कॉलर्स की, ये उन्होंने शुरू किया 1919 में। ठीक है, तो इसके पहले भी महाभारत बहुत थी, लेकिन वो उसमें जो था वो डिफरेंट लैंग्वेज में थी, अलग अलग, और उसमें ऐसा नहीं था सब कुछ है, कुछ चीज़ें छूटी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि जगह जगह से ढेर सारी जगहों से इन्होंने महाभारत उठाई। फिर उनमें जो सब में जो सिमिलैरिटी मिल रही थी वो इन्होंने अपने बुक में भी ला ली, जो सब में सिमिलैरिटीज मिल रही थी। ठीक है, तो इस तरह ही से इन्होंने एक महाभारता, मतलब कि एपिक महाभारता बनाई। तो ये था महाभारत किसने बनाई, तो इम्पोर्टेंट नेम है VS सुथंकर। अब जो है ये सेकेंड इसका है कि ये पब्लिश, मतलब कि ये जो बुक थी, ये एपिक थी, वो 13,000 पेजेस में बनी हुई थी, 13,000 पेजेस में। मतलब ये बुक जो है वो 13,000 पन्नों से मिलकर बनी थी। और इसको बनाने में 47 ईयर लगे थे, मतलब कि इट्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इट्स अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, 47 ईयर। और इसमें 1 लाख वर्सेस थी, मतलब करीब करीब 1 लाख श्लोक थी, 1 लाख श्लोक, मतलब कि कह सकते बहुत ही बड़ी बुक थी। और अभी ये सब जो है इस बुक में था। इसके बाद जो है इसमें एक्सेप्शंस भी आए, मतलब कि जो बाद में पता चलता गया, उन्होंने इस सबको एक्सेप्शन डाला, जो बाद में पता चलता गया कि जैसे कुछ नई नई बातें पता चलती गई, उन्होंने इसको एक्सेप्शन में डाला। और अपेंडिसेस जैसे कि अब हम ही लोग देख लें कि NCERT के बुक ले तो किनारे कई ढेर सारे अपेंडिसेस और एक्सेप्शन दिए रहते हैं, जो कि शायद बाद में पता चला हो बुक बनने के बाद। तो इसी तरह इन्होंने अपेंडिसेस और एक्सेप्शंस जो हैं वो डाले थे। इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए डिफरेंट जगह से ये महाभारत उठाई थी, सिमिलैरिटी में लाई थी। और उसके बाद इन्होंने 47 सालों में 13,000 पन्नों और 1 लाख वर्सेस की किताब, एक एपिक महाभारत VS सुथंकर उनकी टीम ने बनाई थी। ठीक है,
तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, एकदम निचोड़ कर। अब हम लोग जो है सेकेंड टॉपिक है किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। उस समय तो प्रैक्टिसेस का तो पूछिए मत, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस थी और बहुत ही बेकार प्रैक्टिसेस भी थी, जिसमें औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आगे मतलब कि जो रिसोर्सेस थे उसमें बिल्कुल ही औरतों का अधिकार नहीं था, वो उसमें बस और बस केवल बेटों का ही अधिकार होता था। तो फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, तो फर्स्ट है फैमिली वेरीज इन टर्म्स ऑफ नंबर, देयर रिलेशन विथ वन अनदर एज वेल एज काइंड ऑफ एक्टिविटी दे शेयर। पहली बात हम लोग जो फैमिली, अगर लाइफ है तो फैमिली होगी ही होगी, ठीक है। तो फैमिली होती है, फैमिली में डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं लोग फैमिली में, एक दूसरे के रिलेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो फैमिली जो है वो डिफरेंट लोग उसमें एग्जिस्ट करते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट रिलेशन शेयर करते हैं और डिफरेंट नंबर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली को एक जो लाइन का अगर हम डिफिनीशन लें तो फैमिली जो है वो एक लार्जर नेटवर्क होती हैं, जिनको हम लोग रिलेटिव भी कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म कहें तो किंग फॉक कहते हैं। तो फैमिलीज जो है वो यूजुअली अ पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क, एक बहुत ही बड़े विशाल नेटवर्क, इसमें कई लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन से, कोई किसी रिलेशन से कोई किसी रिलेशन से जुड़े रहते हैं, उनको हम लोग फैमिली कहते हैं। उनका टेक्निकल टर्म किन फॉक भी कह सकते हैं। वहीं उस समय जो है नेचुरल मतलब कि ब्लड के आधार पर, मतलब कि वो होता है नेचुरल रिलेशन, मान लो जैसे खून का जिसका रिश्ता वो नेचुरल रिलेशन होता है, खून का जैसे एक ही खून का रिश्ता हो तो उसको नेचुरल रिलेशन हम लोग उस समय लोग कहते थे। फॉर एक एग्जांपल लें अगर, तो कजिन्स को कुछ सोसाइटीज़ में कज़िन को ब्लड रिलेशन बताया जाता है, कहीं पे नहीं बताया जाता है। कहीं कहीं पे जो ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन में अगर कोई कज़िन कोई भाई होता है या कोई चचेरा भाई होता है, उसको लोग ब्लड रिलेशन में मानते हैं और उसको सगा भाई कहते हैं। वहीं कहीं में नहीं कहते हैं, उसको चचेरा भाई कहते हैं। अब कहीं पे ही कोई चचेरा भाई हो गया तो उसको कई लोग कई सोसाइटीज़ में उस समय उसको कहते थे कि ये खून का रिश्ता है, भले वो चचेरा है बट वो कहते थे खून का रिश्ता है। और वहीं कहीं पे वो चचेरा है उसको चचेरा ही मानते थे, उसे खून का रिश्ता नहीं जोड़ते थे। तो ये कहीं कहीं की एक्सेप्शन है, कहीं पे माना जाता था कहीं पे नहीं माना जाता था। तो ये थी हमारी उस समय की फैमिलीज़ कैसी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट नंबर के लोग रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होते थे एक दूसरे के साथ। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी क्या था? पैट्रिलिनी मतलब क्या कहते हैं, फादर से सन को जाए क्या, प्रॉपर्टी, उसकी रिसोर्सेज आफ्टर डेथ उसके पास चले जाए, वो पैट्रिलिनी है। अंडर पैट्रिलिनी सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर व्हेन द लेटर डाइड। वही जैसे हम कहे कि मरने के बाद पिता का रिसोर्सेज जो कुछ भी पिता का है वो बेटे को हो जाए, वही पैट्रिलिनी है, बेटे को हो जाए। Most ruling dynasty claim to follow this system of patrilineal, although there were also variations. कुछ रूलिंग डायनेस्टीज जो थी, पहले की डायनेस्टीज जो थी, वो इस सिस्टम को फॉलो करती थी और कुछ जो है हम लोग कहीं एक्सेप्शन भी पाएंगे आगे, कुछ लोग तो नहीं भी करते थे, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं भी करते थे। Some have no sons in that situation, brothers succeeded. Sometimes other kingsmen exceptional were also there of women. कुछ कहीं कहीं पे तो जरूर नहीं है सबके पास बेटे ही हो, कहीं कहीं पर अगर सन नहीं भी होता था तो क्या होता था, उसका भाई भतीजा वो सक्सीड कर लेता था। अब यही केस सेम हुआ था महाभारत में
कौरव और पांडवाज में जब पांडु की डेथ हो गई थी तो उनके तो बेटे अभी जो वो थे पांड्य थे, वो अभी इतने लायक नहीं थे कि वो उसको एम्पायर को संभाल पाए। तो उन्होंने क्या हुआ, वो धृतराष्ट्र को मिल जाता है। तो क्या हुआ, भाई ने क्लेम किया, बेटे तो थे बट वो इतने सक्षम नहीं थे, ये बहुत छोटे थे कि वो उसे क्लेम कर सके, हम उसे राज को संभाल सकें। तो वही बात है कि अगर बेटा ना हुआ तो भाई भी इसको सक्सीड कर लेते थे या कोई और भी सक्सीड कर लेता था। तो लेकिन कई कई जगह हम लोग एक्सेप्शन भी मिला है कि कई कई जगह वुमेन भी इसको वो करती थी, आगे बढ़ाती थी अपने राज्य को। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है प्रभावती गुप्त का हमने चैप्टर 2 में देखा कि उन्होंने फादर की रिसोर्स पे क्लेम किया था, मतलब कि फादर का रिसोर्स लेके आई थी। वहीं इसमें भी हम लोग मिलेगा कि उनके पति के डेथ होने के बाद उन्होंने ही उनके राज्य को आगे बढ़ाया। उनके बच्चे जो थे छोटे थे बट उन्होंने आगे बढ़ाया अपने राज्य को। वो किसी को नहीं, ना भाई ना भतीजा, किसी को नहीं उन्होंने दिया, खुद ही आगे बढ़े। तो ये वुमेन के भी एक्सेप्शन मिली हम लोगों को कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये जो आइडियल ऑफ पैटर्निटी उसमें मेनली क्या है, पिता का धन पुत्र को ही जाएगा उनके डेथ के बाद, और अगर पुत्र नहीं हुआ तो भाई भतीजा। और कहीं पे एक एक्सेप्शन मिला है, कहीं पे वो प्रभावती गुप्त जैसी औरतों का भी मिला है। अब मैरिज के रूल्स क्या थे, कुछ रूल्स भी थे मैरिज के। पहली बात कि गर्ल्स हैव नो क्लेम्स टू द रिसोर्स ऑफ हाउस होल्ड। गर्ल्स के पास कोई क्लेम नहीं होता था, मतलब गर्ल्स जो है क्लेम नहीं कर सकती थी, जो भी उनके पिता का धन होता था उसका क्लेम नहीं कर सकती थी। मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज कंसीडर्ड डिजायरेबल। अगर किसी किन या किसी गोत्र के बाहर शादी करना उस समय माना जाता था, कंसीडरेबल डिजायरेबल माना जाता था, सही माना जाता था। गोत्र के अंदर शादी करना गलत माना जाता था, क्योंकि उस समय सोचते थे कि गोत्र जो है वो एक फैमिली की तरह, और फैमिली में ही शादी करना मतलब कोई रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इस वजह से गोत्र के अंदर शादी करना नहीं सही मानती, गोत्र के बाहर ही शादी करना सही माना जाता था। अब 4 प्रकार की शादियाँ होती थी, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलेंड्री। एंडोगेमी मतलब एक गोत्र के या एक यूनिट के अंदर शादी करना। एक्सोगेमी मतलब आउटसाइड शादी करना, मतलब गोत्र के बाहर शादी करना। पॉलीगेमी मतलब जिनके कई वाइफ्स हो, किसी आदमी के कई वाइफ्स हो। और पॉलेंड्री मतलब किसी औरत के कई हस्बैंड हो। तो ये 4 प्रकार की शादियाँ होती थी। गर्ल शुड बी मैरिड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट पर्सन, टू द राइट पर्सन। गर्ल्स को जो है उस समय जो है किसी सही समय पर, क्योंकि सही समय पर और सही आदमी के साथ शादी करना ही होता था। देरी नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं, बस सही समय आने पर और तुरंत सही आदमी से शादी करना एक बहुत बड़ा ड्यूटी माना जाता था, किसका, फादर का। This gave rise to the belief that Kanyadan or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father. इससे क्या हुआ, एक आस्था बनी, आस्था की कन्यादान मतलब कन्यादान बेटी का दान जो, या और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर या अपने डॉटर को किसी को सौंपना, शादी करके सौंपना जो है एक धार्मिक ड्यूटी है। धार्मिक मतलब कि एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जिसको हर फादर को निभाना ही है अगर उसकी बेटी है तो, कि कन्यादान करना, बेटी की शादी करके उनका दान करना सबसे बड़ी उस समय आस्था बन गई थी, बहुत बड़ी धार्मिक ड्यूटी है। ठीक है, बहुत बड़ी आस्था बन गई थी कन्यादान। लेकिन एक यहाँ हम लोग एक और एक्सेप्शन है, महादेवी वर्मा जो कि बहुत हिंदी की छायावादी युग की कवित्री हैं। उन्होंने क्या एक्सेप्शन, उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया, उन्होंने कहा था कि हम अपनी बेटी का दान नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया था। यहाँ एक एक्सेप्शन है, मतलब कि ये बस ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि महादेवी वर्मा जी ने नहीं किया था। फ्रॉम अप्रॉक्स 500 BC से संस्कृत टेक्स्ट धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र वो बनना शुरू हुआ था, कंपाइल होना, मतलब कि ब्राह्मण्स ने करीब करीब 500 BC से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखना शुरू कर दिया। और मनुस्मृति जो उसके बाद हुई वो अप्रॉक्स 200 BC और 200 CE के
बीच में लिखी जानी शुरू हुई। मतलब 200 बिफोर कॉमन एरा से 200 कॉमन एरा के बीच में मनुस्मृति लिखी गई। ब्राह्मण्स जो हैं उस समय उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मतलब ब्राह्मण्स को यूनिवर्सल वैलिडिटी थी। मतलब ब्राह्मण्स अपने आप को डिवाइन समझते थे। मतलब कि उनके हाथ में सारी पावर्स है, भगवान ने उन्हीं को सारी पावर्स दी, ऐसा वो मानते थे उस समय के ब्राह्मण्स। वो जो भी लिखते थे, धर्मसूत्र में लिखते थे, धर्मशास्त्र में लिखते थे, उनको सबके द्वारा फॉलो करना ही होता था, सबके द्वारा उसको मानना ही होता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार की शादियां को, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, 8 प्रकार की शादियां को, 8 प्रकार की शादियां उसमें दी गई होती थी। 8 प्रकार की, हम आपको उसका नाम भी बता देंगे आगे चल के कि कौन कौन सी शादियां होती थी। उसमें से 4 जो शादियां थी, 4 फर्स्ट 4 वर जो थी वो सही मानी जाती थी। मतलब 4 शादियां सही मानी जाती थी, वहीं पे 4 शादियां अच्छी नहीं मानी जाती थी। वहीं पर 4 शादियां अच्छी नहीं मानी जाती थी, मतलब उनकी निंदा की जाती थी। तो 4 शादियां जो हैं वो सही मानी जाती थी और 4 नहीं मानी जाती थी। उस समय का ऐसा धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में ये दिया गया था। अब जो है गोत्र ऑफ अ वुमेन, गोत्र ऑफ अ वुमेन क्या है? फ्रॉम अप्रॉक्स 1000 BC ऑनवर्ड्स वाज टू क्लासिफाई पीपल इन टर्म ऑफ ग्रोथ। 1000 से, फ्रॉम 1000 BC से, बिफोर कॉमन एरा से गोत्र जो है क्लासिफाई करना शुरू हुआ। मतलब कि गोत्र नाम की कोई चीज भी होती है वो 1000 BC से पता चलना शुरू हुआ। कुछ गोत्र जो हैं ऐसे डिसेंडेंट्स, मतलब कि कुछ गोत्र को डिसेंडेंट, मतलब जैसे कि हम कहें कि फैमिली बोला जाता था। मतलब कि एक गोत्र में इसीलिए शादी नहीं की जाती थी कि कोई रिलेशन ना हो। गोत्र के भी 2 रूल होते थे। पहला ये रूल होता था कि कोई भी लड़की अपने फादर का गोत्र नहीं अपना सकती। मतलब कि अपने पिता के घर का गोत्र ले जाके अपने शादी के बाद भी वो उसके पास रहे तो ऐसा नहीं होता था, उसको अपने पति का गोत्र ही अपनाना होता था। और दूसरा ये रूल होता था कि 2 गोत्र सेम गोत्र के में शादी नहीं हो सकती थी। मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, वो मैरी एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे, सेम गोत्र के आदमी, सेम गोत्र के लोग। Evidence found that women who married Satavahan's ruler did not left their father goत्र such as Gautami and Vasistha their father गोत्र। एविडेंट पता चला है, मतलब एविडेंट मिला है कि वुमेन जो कि सतवाहना रूलर के साथ, सतवाहना डायनेस्टी जो रूल किया था डेक्कन प्लेट्यू में, साउथर्न साइड में, उससे पता चला है कि वहाँ की जो औरतें होती थी जो शादी करके आती थी वो अपने पिता का गोत्र ही लेके आती थी। वो अपने पिता गोत्र नहीं चेंज की थी। जैसे गौतमा और वशिष्ठा उनके पिता का ही गोत्र है जो कि चेंज उन्होंने नहीं किया था, वो अपने पिता का ही गोत्र अपनाती थी। जैसे एग्जाम्पल है सतवाहना रूलर्स की औरतों का, राजा गौतमी पुता श्री सतकर्णी। देखिए इसमें गौतमी है, गौतमी मतलब गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। यहाँ गौतमा उनके पिता का है गोत्र। वशिष्ठी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमयी, राजा वशिष्ठ उनके पिता का है, मतलब कि वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमयी, ठीक है। तो ये हम लोग जो है एग्जाम्पल बस लिए हैं समझाने के लिए कि ये दोनों देख सकते हैं कि सतवाहना रूलर्स में जो वुमेन होती थी उनके गोत्र, वो उनके फादर के गोत्र हैं। क्या मदर इम्पोर्टेंट होती थी उस समय? यस ऑफ कोर्स होती थी मदर। एज वी हम लोग जैसा देखे कि सतवाहन रूलर का एग्जाम्पल ले लें कि उसमें लोग अपने माँ का ही गोत्र लगाते थे और माँ अपने पिता का ही गोत्र लगाती थी। कि हम लोगों ने देखा कि सतवाहना रूलर्स में माँ का ही गोत्र है, चाहे वो गौतमी पुत्र शिकर्णी हो गए या वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी हो गए, उन्होंने अपनी माँ का ही गोत्र लगाया। तो उससे पता चलता है कि उस समय माँ का कितनी ज़्यादा महत्व थी, मतलब कि कितनी ज़्यादा लोग माँ का ही गोत्र लगाया, तो माँ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अपने नाम को माँ के ही नाम से उन्होंने डिराइव करवाया और बहुत ही बड़ी बात है, इससे माँ की इम्पोर्टेंस पता चलती है, बहुत ज़्यादा थी।
दिस सजेस्ट, इससे हमें पता चलता है मदर वर इम्पॉर्टेंट, माँ इम्पॉर्टेंट होती थी उस समय भी। लेकिन हम लोग को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, हम लोग नहीं कह सकते होती थी, हम लोग जो है नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें पैट्रिलिनी सिस्टम था, मतलब जितने भी संपत्ति होती थी उसमें बेटों का ही हक होता था, लड़कियों या औरतों का हक नहीं होता था। तो हम लोग ये भी जानते हैं, मतलब हम लोग पास पॉजिटिव भी है कि माँ इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि सतवाहनाज अपने माँ का ही गोत्र अपनाते थे, और एक तरफ पैट्रिलिनी है, मतलब उसमें औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो मतलब दोनों है हम लोग के पास। तो हम लोग किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, किसी भी कंक्लूजन, जब तक हम लोग को क्लियर ना पता चले हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को ये पता है कि ये लोग जो है अपने माँ से गोत्र को लेते थे, माँ का ही गोत्र अपनाते थे। ठीक है, तो फिलहाल आज का हम लोग ने यही तक पढ़ा। हाँ, हम आपको 8 फॉर्म्स यहाँ पे मैरिजेस थी वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये 8 फॉर्म्स में जो है सबसे पहला शादी जो है ब्रह्मा विवाह, दूसरा प्रजापत्य विवाह, तीसरा अर्श विवाह, चौथा दैश्य विवाह, दैव्य विवाह, 5th असुर विवाह, 6th गंधर्व विवाह, 7th राक्षस विवाह, 8th पिचाज विवाह। तो ये हम लोग देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ब्रह्मा विवाह, प्रजापत्य विवाह, अर्षा विवाह, दैव्य विवाह, असुरा विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षसा विवाह और पैश्य विवाह। ये 8 प्रकार की शादियाँ होती थी, जिसमें से ब्रह्मा विवाह, प्रजापत्य विवाह, अर्षा विवाह और दैव्य विवाह को 4 को सही माना जाता था। वहीं पे नाम से पता चल रहा है राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और असुरा विवाह और पैश्य विवाह को 8 इन 4 को नहीं सही माना जाता था, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग और सेकेंड पार्ट में फिर मिलते हैं। इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग ये नोट्स ज़रूर नोट कर लेना, और आई होप आपने इन तक वीडियो देखा हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ज़रूर वॉच करिएगा।